महर किस तरह उस गार तक पहुंची, वो गार जो हिलानौर के पुजारियों का था। वो लोग कौन थे और उनका महर के साथ क्या ताल्लुक था? क्या इमरान महर को वहां से बचा कर ले जाएगा? ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एंड का क्लास भी देखें। ये कहानी बहुत ही खौफनाक और सस्पेंस बुद्धि होने वाली है। पान का जंगल बड़े बड़े दरख्तों पर मुहित था। कहानी के आगाज में 4 शिकारी रात के अंधेरों में हाथ में मशालें थामे जंगल में शिकार के लिए जा रहे थे। ये कोई आम शिकारी न थे, बल्कि नवाब फैजान मीर के शाही मुहाफिज थे। इंतहाई माहिर, तरबियत याफ्ता और जंगल के रास्तों से खूब वाकिफ। उन्हें यही लग रहा था कि ये एक रूटीन का शिकार है, मगर वो रात बहुत मुख्तलिफ थी। ना जानते हुए भी वो सब इसी अनजाने खतरे की तरफ बढ़ रहे थे। शाम में सब कुछ तो ठीक जा रहा था। उन्होंने एक हिरन, एक खरगोश और एक बारहसिंगा शिकार किया था। वो लोग बहुत खुश थे। उनकी ये कहकर जंगल में गूंज रहे थे, मगर जैसे जैसे वो जंगल की शुमाल की जानब बढ़ रहे थे, हवा बदल कर ठंडी और भारी हो गई थी। और अभी वो जा ही रहे थे कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और जंगल की गहरी खामोशी टूट गई। उनके सामने जाने वाले आदमी का सर तन से कटकर दूर जा गिरा। बाकी तीनों ने जब ये देखा तो वो हैरत से फ्रीज हो गए। उनके दिल किसी वार ड्रम की तरह धक धक करने लगे। ये देखकर खौफ से उनकी टांगें कांपने लगीं और वो अपनी जगह से हिल भी ना सके। उनके पास इस इंसिडेंट की कोई वजाहत ना थी। अब से पहले पैराबान का जंगल शिकार के लिए मशहूर था। यह इलाका हमेशा एक बाकायदा फाइन के साथ खोला जाता और लोग यहाँ आकर शिकार किया करते थे। मगर ऐसा लगता था कि इन वाक़यात के बाद सब कुछ बदल सा गया हो। पैराबान का ये जंगल, जो कभी बंदूक की गूंज और शिकार के कदमों की सरसराहट से गूंजता था, अब पुरस्कार तौर पर खामोश हो चुका था। लकड़ी के ठेकेदारों ने भी बोले लगाना यानी लकड़ी लेना छोड़ दी थी। शिकारी चाहे जितने माहिर हों, ऐसी बातें सरगोशियों में करने लगे थे जिनका जिक्र दिन की रोशनी में कोई नहीं करता था। ऐसा लगता था कि सूरज ढलते ही जंगल जैसे जिंदा हो गया हो। ऐसी सरगोशियाँ जो जिंदगी से तो नहीं मगर सुपर नेचुरल महसूस होती थीं और जिनके वक्त भी घने दरख्तों की परछाइयों से अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ें आया करती थीं, जैसे कुछ छुपा हुआ खतरा इसमें सांस ले रहा हो। इस रियासत के हुक्मरान नवाब फैजान मीर ने खुद को पुरसकून रखने की बहुत कोशिश की। उन्होंने जंगल में होने वाले इन पुरअसरार वाक़यात की खुफिया तौर पर तहकीक भी करवाई, लेकिन जब उनके सिपाही वापस आए तो उनके चेहरे जर्द थे और वो डरे हुए थे और उनके पास एक वाक़यात की कोई वजाहत मौजूद नहीं थी। वहाँ पर जानवर ऐसे कटे हुए थे जिनको इस अंदाज से काटा गया था कि वो किसी आम दरिंदे का काम नहीं लगता था। वो शिकारी जो कभी कैंप फायर के करीब बैठकर जोर जोर से कहके लगाते और हंसते खेलते थे, आप जंगल में कदम रखने से भी इनकार करते थे। जंगल के किनारे नवाब फैजान मीर का हंटिंग लॉन्च था, जहां वो अक्सर अपनी बेटी महर के साथ जाया करते थे। महर को जानवरों से बहुत लगाव था। उसे जंगल में तन्हा रहना, खामोश सरगोशियाँ सुनना, दरख्तों की चाप, हवा में छुपी हुई धुनें और परिंदों से बातें करना बहुत पसंद था। वो अक्सर वहाँ घंटों बैठकर अपनी डायरी में स्केचेस बनाया करती और उन स्केचेस में अजीब से सिंबल्स भी शामिल होते थे। एक दिन की बात है, ये शाम अजीब सी शाम थी कि सूरज ने आखिरी किरण भी ज़मीन से समेट ली। महर एक बड़े पत्थर पर बैठी अपनी डायरी पर कुछ बना रही थी। कैसे यूं लगा जैसे दरख्तों पे पीछे कोई चीज़ चमकी हो। पहले तो उसने नज़रअंदाज किया, मगर फिर वो दोबारा से चमकी। महर, we should go back. महर, महर बेख्तियार उस आवाज की तरफ बढ़ने लगी। जंगल के अंदर दाखिल हुई तो उसका बॉडीगार्ड उसके पीछे पीछे था। उसने सुना जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। एक दरख्त पर अजीब सा संबल नजर आया और फिर वो जंगल के अंधेरों में गायब हो गए। इसके बाद उन दोनों का कोई नामो निशान नजर न आया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण जंगल पर गिरी
तो कुछ फासले पर एक शख्स के साथ उसके बॉडीगार्ड की टूटी लाश लटकी हुई नजर आई और अजीब सी हालत में वो मौजूद थी जिसे देखकर ही खौफ आ रहा था। महर का कोई आवाज़, कोई सुराग, कुछ भी न था। बस दरख्तों पर खून में डूबे हुए पुरस्कार निशान जो रात नजर आए थे, ये वही निशान थे जो वो अपनी डायरी में बनाया करते थे। जब किसी तरह भी नवाब फैजान मीर को अपनी बेटी का पता ना मिला तो उन्होंने इस मामले की तहकीक करने के लिए एक अंडर कवर ऑफिसर अली इमरान को बुलाया। अली इमरान जब अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां के घरों के सामने अजीब किस्म के मुजस्मे लटके हुए थे, जैसे किसी डीमन को रोकने की कोशिश की जा रही हो। उसके बाद नवाब फैजान ने से वो ख़त दिखाया जो कि खून से सील किया गया था। अली इमरान को वहाँ बुलाने की वजह खुश ख़त था। ख़त के अंदर लिखा था कि तुम्हारी बेटी अब हमारे पास है, वो जंगल को सुनना जानती है, तुम जंगल को अकेला छोड़ दो वरना ये हमेशा के लिए हमारे पास रह जाएगी। इमरान अपनी टीम के साथ उस रास्ते पर निकला जहां पर महर का बॉडीगार्ड मिला था। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर एक शिकारी लॉज था जो कि झाड़ियों में छुपा हुआ था और वीरान था। वहां पर दीवारों पर खून के धब्बे थे और एक अजीब सी खौफनाक मूर्ति जैसी तस्वीर मौजूद थी। वो ऐसा आदमी था जिसकी बाहें दरख्तों की जड़ों जैसी थी। उसकी टीम ने रात होने की वजह से वहीं पर पड़ाव डालने का सोचा। रात को जंगल के पास से एक अजीब सी बांसुरी की आवाज़ आई और ऐसा लगता था जैसे हज़ारों लोग मिलकर आपस में सरगोशियाँ कर रहे हैं। जैसे वो सुबह उठे तो उनका एक ऑफिसर गायब था और उनकी गायब हुए ऑफिसर के सिर्फ बूट मिले थे जो कि खून से भरे हुए थे। खून से निशानदार रास्ते पर चलते इमरान और टीम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां बेहद अंधेरा था और उन्हें सूरज की रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी। रास्ते में कई ट्रैप्स थे जिनको वो अपने प्रोफेशनल स्किल्स की वजह से पार करते हुए आ रहे थे। एक बहुत पुराने बरगद के दस के साथ जब जोसेफ ने टेक लगाई तो अजीब सरसराहट हुई और दरख्ते के तने में से कुछ खुल गया, एक दरवाज़ा। अंदर बेहद अंधेरा था। वो अंदर दाखिल हुए, भयानक बदबू ने उनका स्वागत किया। एक बहुत अजीब सी खामोशी थी और एक लोहे का जीना था जो नीचे जाता था। जैसे ही जोसेफ ने डाल जलाई, खून के निशान दीवारों पर और इंसान की हड्डियों से बने हुए हथियार मौजूद थे जिन्हें देखकर अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। चलते चलते वो एक ऐसे पत्थर के बने आतिशदान के करीब पहुंचे जिसके परली तरफ एक बहुत बड़ा हाल था। हाल के बीचों बीच कोई लेटा हुआ था और इसके इर्द गिर्द आग का बड़ा सा अलाव जल रहा था। इमरान ने देखा कि वहां पर जो लेटा हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि महर ही थी। वो बेहोश थी और जड़ों से बंधी हुई थी। इमरान भागकर उसके हाथ खोले, उससे कुछ कहना चाहा मगर उसकी आवाज़ साथ नहीं दे रही थी। अचानक वो आग का अलाव मधम हुआ, वो अजीब सी सरसराहट होने लगी। गार के दहाने से अजीब भयानक चेहरों वाले हजारों लोग निकलने लगे। इमरान ने जल्दी से महर के हाथ खोले और उसको अपनी ओट में ले लिया। वो अजीबो गरीब जुबान में सरगोशियाँ कर रहे थे। वो महर को लेकर नहीं जाने देना चाहते थे। चंद ही लम्हों में सारा गार इस अजीब सी मखलूक से भर गया। जोसेफ ने बहुत बहादुरी से मुकाबला करना चाहा। वो तेजी से लड़ रहा था। डीमंस आगे बढ़ रहे थे। अचानक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। ये गड़गड़ाहट उनसे भी ज़्यादा भयानक और कदमे लंबे इंसान की थी, जो देखने में तो इंसान लगता था, लेकिन जैसी ही नज़र उसकी शक्ल पर पड़ी तो एक सूखा ढांचा था। उसकी आंखें बेहद भयानक थीं और उसकी आवाज़ उससे भी ज़्यादा खौफनाक थी। मैं तुम्हें महर को नहीं ले जाने दे सकता, ये हम में से है। जोसेफ ने जल्दी से अपने हाथ में पकड़ा हुआ ग्रेनेड गार पे फेंका और उन्होंने बाहर दौड़ लगा दी। वो ढांचा अभी भी उनके पीछे था। इमरान ने गिरते हुए ढांचे के माथे पर एक गोली मारी और पीछे को हो गया। महर का खौफ से बहुत बुरा हाल था। कुछ ही देर बाद एक जोरदार धमाका हुआ और वो गायब हवा में उड़ गया।
महर अपने घर वापस तो आ गई थी, लेकिन अब वो पहले जैसी ना थी। वो अक्सर खिड़की में बैठकर बाहर दरख्तों को घूरती रहती और खामोश रहती। उसे ऐसा महसूस होता कि वो चीज़ें अभी भी वहाँ मौजूद हैं और उसे बुला रही हैं। इस मामले को हल करने के बाद इमरान वापस अपने डेस्क ड्यूटी पर आ गया था। कुछ हफ्ते गुजरते हैं और इमरान को एक पैकेज रिसीव होता है जिसके ऊपर कोई नाम, कोई पता, कुछ भी ना था। इमरान ने वो पैकेज खोला तो उसके अंदर एक अजीब सी मूर्ति थी जिसके ऊपर जो चेहरा बना हुआ था वो किसी और का नहीं था बल्कि महर का चेहरा था, और उसके ऊपर नीचे एक नोट लिखा हुआ था कि जंगल वापस ले लेता है जो उसका होता है। अगर आप ये मैसेज सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको भी मेरी तरह डार्क कंटेंट पसंद है। हॉरर स्टोरीज, क्राइम थ्रिलर्स, सस्पेंस रिलेटेड कहानियाँ, ये सब देखने के लिए हमारा चैनल बर्ड ड्रॉप्स सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते एक खौफनाक कहानी के साथ हाजिर होते हैं।